कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और मार्केट फोर्सेस फॉर प्रॉफिट। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। अब प्रोडक्शन तो हम तब करेंगे जब हमारे पास प्रोडक्शन के मीन्स होंगे, या मैं कहूँ प्रोडक्शन के रिसोर्सेज होंगे। तो जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज होते हैं, या मैं कहूँ जो कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज का दूसरा नाम मीन्स भी होता है, वो ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। वो किसके कंट्रोल में है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में है। और मार्केट फोर्सेस फॉर प्रॉफिट। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, यानी जैसी डिमांड आएगी उसी तरीके का प्रोडक्शन होगा। तो ये रिसोर्सेज किस चीज़ के लिए काम आते हैं? उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं जिन गुड्स में मार्केट फोर्सेस इन्वॉल्व हो, यानी डिमांड इन्वॉल्व हो। उसी के हिसाब से जो है सप्लाई करी जाती है, प्रोडक्शन करी जाती है। और इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। प्रॉफिट के लिए इस इकोनॉमी के अंदर काम किया जाता है। यही अगर आप बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक सिस्टम आर फुली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटीज़। यानी ऐसी टाइप की इकोनॉमीज जहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम पूरा का पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, या फिर अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक सेंट्रल अथॉरिटी बना लेगी, एक ऐसी अथॉरिटी बना लेगी जो गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करेगी, तो उसके भी कंट्रोल में आ सकता है। तो बात वही गई, हम गवर्नमेंट कह लें या फिर जो है गवर्नमेंट की बनाई हुई सेंट्रल अथॉरिटी कह लें, दोनों की बात एक ही है, दोनों फाइनली गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में बात कही जा सकती है। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है गवर्नमेंट ने, तो ऐसी इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। तीसरा देख लेते हैं मिक्स इकोनॉमी। इन अ मिक्स इकोनॉमी द इकोनॉमिक सिस्टम आर कंट्रोल्ड बाय द फ्री मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। मिक्स इकोनॉमी का मतलब हो गया ऐसी इकोनॉमी जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल किसने करके रखा हुआ है? मार्केट फोर्सेस ने। मार्केट फोर्सेस का मतलब हो गया डिमांड और सप्लाई ने, लेकिन बीच में बट आ गया, लेकिन इसको रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट। यानी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, या मैं कहूँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो मन मर्जी से डिमांड और सप्लाई के बेस पे प्रोडक्शन तो कर सकते हैं और सप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर गवर्नमेंट को लगेगा कि यहाँ पर हमारा इंटरवेंशन ज़रूरी है, या फिर इस चीज़ पे हमें डिसाइड करना है कि किस तरीके से प्रोडक्शन होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है बीच में दखल देकर अपने हिसाब से रूल बना सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को रोक सकती है। तो मिक्स इकोनॉमी का मतलब हो गया ऐसी इकोनॉमी जिसका इकोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल होता है फ्री मार्केट फोर्सेस से, यानी डिमांड और सप्लाई से, लेकिन गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करके रखती है। यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उस काम को करने के लिए रूल और रेगुलेशन डिसाइड कौन करेगा? वो गवर्नमेंट करेगी। आप गवर्नमेंट की शर्तों में चल के, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करके जो मर्जी चाहो वो काम करो। आप फ्री हो अपना काम करने के लिए, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन आप करो, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। और जो है गवर्नमेंट जब मर्जी चाहे उस बीच में इंटरवेंशन करके कहीं कहीं पर अपने हिसाब से इकोनॉमिक सिस्टम को चला सकती है। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को देखें, इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं उसका मेन मोटिव यही होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। यानी यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं उसका मेन मोटिव ये होता है कि सोशल वेलफेयर होना चाहिए। तीसरा है मिक्स इकोनॉमी, इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। जो मिक्स इकोनॉमी है उसके अंदर दोनों ही बातों को ध्यान में रखा जाता है कि प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो और सोशल वेलफेयर भी हो। तो दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रख के मिक्स इकोनॉमी के अंदर रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं और इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में द कंज्यूमर आर फ्री टू स्पेंड देयर इनकम एज देयर लाइक, दिस इज नोन एज कंज्यूमर सोवरेनिटी। मतलब क्या है इसका? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर फ्री है कि वो अपनी इनकम जैसे चाहे वैसे खर्च करे। अब जैसे चाहे वैसे खर्च करेगा मतलब क्या हो गया? जैसे चाहे वैसे खर्च करेगा मतलब हो गया कि वो जो डिमांड करेगा प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करके देगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर की मर्जी चलती है। कंज्यूमर जो प्रोड्यूस करने को कहेगा प्रोड्यूसर को, जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, कंज्यूमर जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा करेगा प्रोड्यूसर उसको वही बना के देगा, वही बना के देगा तो वो उसी को खरीदेगा। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर ने जो चाहा वो उसको मिला, जो मर्जी उसने डिमांड करी उसकी मन मर्जी, जिस चीज़ की मर्जी वो डिमांड करेगा
तो प्रोड्यूसर उसको बनाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर का मकसद तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट उसको कैसे भी आए, कहीं से भी आए, उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रोड्यूसर उसको बनाएगा और जो है कंज्यूमर्स को खरीदेगा। और चाहे मार्केट के अंदर जो है लीकर की डिमांड हो जाए, तो लीकर वैसे तो सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन कंज्यूमर खरीदना चाहता है, प्रोड्यूसर को कोई मतलब नहीं है। प्रोड्यूसर तो सिर्फ इतना देखता है कि अगर डिमांड ज़्यादा है, मेरे को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं तो प्रोड्यूस करूँगा। तो इस टाइप की इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर की अपनी मन मर्जी है, वो जो मर्जी चाहे वो डिमांड करेगा और जिस मर्जी चीज़ पर चाहे अपनी इनकम को खर्च करेगा। इसी को कहते हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी, मतलब कंज्यूमर की पूरी तरीके से आज़ादी। कंज्यूमर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटी बट कंज्यूमर सोवरेनिटी गेट रिस्ट्रिक्टेड बाय सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब इसके अंदर क्या हिसाब है, किसी को भी भूखे नहीं रहने देंगे, सबको खाना मिलने की गारंटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। इस इकोनॉमिक सिस्टम में इस बात की गारंटी दी जाती है कि कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा, यानी सभी को जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी हर इंडिविजुअल को सोसाइटी के अंदर मिनिमम कुछ रिसोर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसान बिल्कुल गरीब है और कोई इंसान अमीर है। सभी लोगों को बराबरी समझ के उसी हिसाब से रूल और रेगुलेशन तैयार किए जाएंगे कि सभी लोग एक बराबर हैं। अमीर और गरीब में भेदभाव कम से कम किया जाएगा, इनइक्वालिटी कम से कम रखने की कोशिश करी जाएगी। भले ही इसको लेकर कंज्यूमर की सोवरेनिटी अफेक्ट होती हो, क्योंकि होगा क्या, जो लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है या जो लोग अमीर हैं, वो कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा जो चाहेंगे मन मर्जी डिमांड करेंगे प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है अगर हम इनकी इस डिमांड को माने और इनके हिसाब से प्रोडक्शन कर दें, तो इसकी वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी के लोग जो हैं उनके डिमांड को नेगलेक्ट किया जा रहा है या उनको उनकी नेसेसिटी की गुड्स प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे हम। तो प्रोड्यूसर को मना कर दिया जाता है कि वो इस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी का नुकसान हो रहा हो। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सफिशेंट अमाउंट में रिसोर्सेज हैं, सिर्फ उन लोगों की डिमांड पूरा करने के लिए हम जो है बाकी सोसाइटी एट लार्ज को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दो बातों को ध्यान में दिया जाता है कि पहली बात, फ्रीडम फ्रॉम हंगर की गारंटी दी जाती है, लेकिन अगर फ्रीडम फ्रॉम हंगर की गारंटी देंगे तो सभी सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन ऐसी करनी पड़ेगी जिससे कोई भी इंसान भूखा ना रहे। यानी ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम प्रोड्यूस ना करते हुए ऐसे आइटम्स, ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसको सब लोग अफोर्ड कर पाएँ। और सब लोग अगर अफोर्ड कर पाएंगे ऐसे आइटम्स को हम प्रोड्यूस करेंगे, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम जो है जो एक्सपेंसिव आइटम है, जो ऐसे कंज्यूमर हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं एक्सपेंसिव आइटम को, उन लोगों की डिमांड को नेगलेक्ट कर रहे हैं। और अगर हमने कंज्यूमर की डिमांड को नेगलेक्ट किया, चाहे वो कुछ ही नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हों, तो उस वजह से उनकी सोवरेनिटी अफेक्ट करी। इसीलिए ये कहा जाता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर की सोवरेनिटी को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है बाय सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यानी हम एक सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करेंगे, कंज्यूमर जो चाहेगा उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तीसरी बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी की। मिक्स इकोनॉमी का सीधा हिसाब किताब है, कंज्यूमर आर सोवरन। कंज्यूमर की सोवरेनिटी बिल्कुल यहाँ पर मिलेगी। कंज्यूमर जो चाहे डिमांड करे, उसका डिमांड को माना जाएगा, उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन साथ के साथ गवर्नमेंट का एक और काम है कि कंज्यूमर को सब कुछ मिले जो वो चाहे, लेकिन हम जो हैं, जो गरीब लोग हैं, या मैं कहूँ जो ऐसे लोग हैं जो जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्सेज नहीं है अपनी नेसेसिटी को पूरा करने के लिए, उन लोगों के लिए एक पीडीएस सिस्टम भी स्टार्ट करें। पीडीएस सिस्टम मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ताकि जो है उन लोगों को जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उन लोगों को हम उनके नेसेसिटी के गुड्स यानी इसेंशियल गुड्स कम रेट में, या मैं कहूँ सस्ते रेट में प्रोवाइड करवा सकें। इंडिया के अंदर पीडीएस सिस्टम का कॉन्सेप्ट चलता है, आप लोगों को पता होगा, राशन कार्ड। राशन की दुकानें होती हैं जहाँ पर जो है सामान सस्ते रेट में प्रोवाइड किया जाता है या फिर फ्री में प्रोवाइड किया जाता है उन लोगों को जिन लोगों के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। तो गवर्नमेंट उन लोगों को तो ध्यान दे रही है जिन लोगों के पास रिसोर्सेज है, तो वो लोग तो अपनी मनमर्जी से जो है अपनी डिमांड रख सकते हैं और उनको उस हिसाब से प्रोडक्शन करके सप्लाई भी मिल जाएगी। लेकिन उन लोगों को अभी ध्यान रखना होता है इस टाइप की इकोनॉमीज़ के अंदर जिन लोगों के पास उतना रिसोर्स नहीं है कि वो अपने इसेंशियल आइटम्स को परचेज कर सकें। तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट जो है एक पीडीएस सिस्टम का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट करवाती है और उन लोगों को इसेंशियल गुड्स सप्लाई करवाती है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर आर सोवरन, हाउएवर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर द सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर।
तो आप लोगों को क्लियर होगा यहाँ तक। अब पढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, फैक्ट्रीज, मशीनरी, माइंस एक्सेट्रा आर अंडर प्राइवेट ओनरशिप। वही बात हो गई, जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब हो गया इकोनॉमिक सिस्टम चलाने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं। इकोनॉमिक सिस्टम किन चीज़ों से बना होता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज से। तो प्रोडक्शन करने के लिए जो जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? लैंड, फैक्ट्री, मशीनरी, माइंस एक्सेट्रा। कई सारे कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं। वो रिसोर्सेज किसके अंडर कंट्रोल में है? प्राइवेट ओनरशिप के। अब जिसके कंट्रोल में है वो अपनी मर्जी से उनके हिसाब उनको यूज़ करेगा और अपने हिसाब से उनको चलाएगा। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वो प्रॉफिट मोटिव के लिए ही काम करेगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट ओनरशिप के अंडर कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्टेट ओन्ड, यानी स्टेट का मतलब होगा यहाँ पर कंट्री की गवर्नमेंट। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा। स्टेट का मतलब जब भी आप इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ोगे वहाँ पर स्टेट वर्ड आए तो समझ जाओ कंट्री की गवर्नमेंट की बात हो रही है। स्टेट का मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं होती। ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्टेट ओन्ड, यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो स्टेट के कंट्रोल में होंगे या फिर स्टेट जो है उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होगा। स्टेट का मतलब हो गया कंट्री की गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस तरीके से जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ होगा और कौन कौन से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल ओनरशिप, प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट द ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बट ऑब्जेक्टिव इज टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो वही बात आ गई, प्रॉफिट मोटिव और सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चलाने का, जबकि क्या मोटिव है या मैं कहूँ क्या ड्राइविंग फोर्स है? सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सके। अब देखते हैं मिक्स इकोनॉमी को। इन अ मिक्स इकोनॉमी द को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइज, इसमें दोनों का मिक्सचर है। को एग्जिस्टेंस होती है यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइज का भी अपने आप में एग्जिस्टेंस है और पब्लिक एंटरप्राइज का भी एग्जिस्टेंस है, प्राइवेट कंपनी का भी एग्जिस्टेंस है और गवर्नमेंट का भी एग्जिस्टेंस है। रिसोर्सेज जो होती हैं वो यहाँ पर कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट के हाथ में ही रिसोर्सेज का कंट्रोल होता है। वो जैसे मर्जी चाहे प्रोडक्शन करे, जो मर्जी चाहे डिस्ट्रीब्यूट करे, उसकी मन मर्जी है, क्योंकि यहाँ पर भी फ्री मार्केट फोर्सेस के हिसाब से इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। लेकिन बात आ जाती है यहाँ पर लेकिन शब्द की। गवर्नमेंट चाहे तो बीच में इंटरवेंशन कर सकती है और रेगुलेट कर सकती है या फिर मैं कहूँ कंट्रोल कर सकती है इसेंशियल गुड्स को। कई बार क्या होता है किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है बहुत हाई हो जाते हैं, बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ पेट्रोल के प्राइसेस, पेट्रोल जो है इसेंशियल गुड है लेकिन उसके प्राइस जो है मार्केट डिमांड के हिसाब से बहुत हाई होते जा रहे हैं, बहुत इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। प्राइवेट जो ओनरशिप है, प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वो पेट्रोल के प्राइसेस को बहुत हाई करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट में डिमांड कितनी है और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ही जो है प्राइवेट ओनरशिप उस बात का फ़ायदा उठाएंगे और जो है प्राइस को इंक्रीज़ करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर गवर्नमेंट को लगता है ये एक ऐसी नेसेसिटी या मैं कहूँ इसेंशियल गुड है जिस पे कंट्रोल लगाना जरूरी है, जिसके प्राइस पे कंट्रोल लगाना जरूरी है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट बीच में इंटरवेंशन करती है और पेट्रोल के प्राइसेस या डीजल के प्राइसेस को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज को कंट्रोल करा तो प्राइवेट ओनरशिप के द्वारा ही जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को कभी लगे कि कोई इसेंशियल आइटम के ऊपर हमें रोक लगानी या फिर जो है कंट्रोल बनाना जरूरी है तो वहाँ पर गवर्नमेंट बीच में इंटरवेंशन कर देती है। अब देखते हैं अगले पॉइंट को। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन एग्जिस्ट अमंग सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ सिमिलर गुड्स इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, प्राइस कटिंग, डिस्काउंट एक्सेट्रा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन क्या ध्यान में रखते हुए होती है? मार्केट डिमांड और सप्लाई। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऊपर से गवर्नमेंट ने जो है रिसोर्सेज के लिए प्राइवेट ओनरशिप को यानी प्राइवेट कंपनीज को फ्री छोड़ रखा है, तो मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा क्योंकि डिमांड के बेस पर डिसाइड होगा। तो हर कोई ये चाहेगा कि मेरा सामान बिके, मेरा सामान बिके। तो हर प्रोड्यूसर अपने अपने सामान को लेकर ये सोचेगा कि मेरा सामान ज़्यादा बिकना चाहिए दूसरे के सामान से। तो कंपटीशन बहुत हाई होगा। ऐसी इकोनॉमीज़ के अंदर कंपटीशन बहुत हाई होता है और कंपटीशन हाई होने की वजह से हर कंपनी अपने अपने हिसाब से इस तरीके के ऑफर्स लेके आती है कि वो किसी भी तरीके से कंज्यूमर को इस बात के लिए समझा पाए कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बेस्ट है दूसरे के प्रोडक्ट से। तो उसके लिए जो कंपनीज होगी वो एडवर्टाइजमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी, प्राइस कटिंग का इस्तेमाल करेंगी, डिस्काउंट्स ऑफर्स का इस्तेमाल करेंगी। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। यहीं अगर हमारी बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो अब यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो कंपटीशन का सवाल तो वैसे ही खड़ा नहीं होता। अब यहाँ पर क्या हिसाब है देख लेते हैं। द स्टेट हैज़ द मोनोपोली ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब इस टाइप की इकोनॉमीज़ के अंदर
स्टेट का जो होता है वो मोनोपोली होती है, यानी गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली चला रही है, यानी सभी चीज़ें गवर्नमेंट की हैं, तो गवर्नमेंट मन मर्जी से प्रोडक्शन करवाएगी, गवर्नमेंट की अपनी मोनोपोली होगी प्रोडक्शन करने में और इन्वेस्टमेंट करने में। तो अब अगर मोनोपोली की बात आ गई तो यहाँ पर जो है कंपटीशन की बात रही नहीं। तो इस टाइप की इकोनॉमीज़ के अंदर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होता। इंडिया में भी कुछ साल पहले जो है रेलवे के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, मतलब रेलवे जो है कोई और कंपनी नहीं चला सकती थी, कोई प्राइवेट कंपनी जो है रेलवे के अंदर नहीं आ सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है इस मोनोपोली को ख़त्म कर दिया और रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो अब इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, या मैं कहूँ कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पर गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती हो। लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पर सभी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सभी चीज़ों पर गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती है, तो यहाँ पर कंपटीशन की बात नहीं आती। तो मोनोपोली की वजह से इट अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंपटीशन एंड राइवली एज बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट। मोनोपोली ने जो है ख़त्म कर दिया किसी भी तरीके के कंपटीशन को प्रोड्यूसर या फिर प्रोडक्शन यूनिट्स के बीच में। अब बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी की। इट अलाउज प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन विच इन रिटर्न अलाउ हेल्दी कॉम्पिटिशन दैट कैन रिजल्ट इन प्रॉफिट एज वेल एज इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। अब देखो मिक्स इकोनॉमी है तो मिक्स की बात होगी। अब मिक्स की बात इस तरीके से होगी कि इस टाइप की इकोनॉमी के अंदर प्रमोट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, या फिर मैं कहूँ मोटिवेट किया जाता है प्राइवेट लोगों को कि आओ आके कंपटीशन करो, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन करना। लेकिन ये ना हो कि मार काट के सिचुएशन हो जाए, तुम कंपटीशन के अंदर इतना पागल हो जाओ कि कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चाहे वो सोसाइटी को नुकसान करे चाहे फ़ायदा पहुँचाए। ये ना हो कि ऐसे इस टाइप का कंपटीशन हो जाए कि तुम अपने कॉम्पिटिटर को ही मार काट में उतारू हो गए हो। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं करना। एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। अब हेल्दी कंपटीशन अगर होगा सही तरीके से, सही रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए एक हेल्दी कंपटीशन होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो कंट्री की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो कंपटीशन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट किया जाता है और साथ के साथ सोसाइटी के वेलफेयर को तो ध्यान में रखा ही जाता है। तो वो तो बात साथ साथ हर चीज़ में जुड़ी जाएगा, सोशल वेलफेयर। अब देखते हैं अपने अगले पॉइंट को। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द प्राइस मैकेनिज्म, दैट इज फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन अ फ्री इकोनॉमी when consumer increases their purchase of goods and the level of demand exceed supply then the price tend to rise। अब देखो मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। आप नीचे देखोगे क्या लिखा हुआ है, डिमांड इंक्रीज करेगी तो प्राइस इंक्रीज करेगा, डिमांड डिक्रीज करेगी तो प्राइस डिक्रीज करेगा। यही थ्योरी ऑफ डिमांड का बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर किसी गुड्स की डिमांड इंक्रीज करती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है, या किसी गुड्स की डिमांड डिक्रीज करती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। सपोज खबर आ जाए कि 2-4 दिन बाद जो है सब्जियों के दाम महंगे होने वाले हैं। अब इस 2-4 दिन के बीच में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों की डिमांड होगी, क्योंकि सबको लगेगा भर लेते हैं घर में, कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते तो कट जाएंगे। तो इसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, लोग स्टोर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो उतनी हो रही थी। तो हुआ क्या, मार्केट में डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है। अब मार्केट में आप जाओगे, आपने देखा होगा जब आप कोई चीज़ मार्केट में खरीदने जाते हो, वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल कम है, या फिर मैं कहूँ नहीं है, कुछ ही लोगों के पास अवेलेबल है। तो वो जो कुछ ही लोग होते हैं उन लोगों को पता है कि ये चीज़ सिर्फ हमारे पास है, तो वो उसका फ़ायदा उठाएंगे और आप लोगों को प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे। और आपकी भी मजबूरी है, आपको वो प्रोडक्ट परचेज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी मार्केट में सप्लाई बहुत कम है, वो बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल है। तो वही वाला हिसाब किताब है, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी और उसकी सप्लाई इंक्रीज़ हुई नहीं, यानी उसका प्रोडक्शन जो है उतना का उतना ही है, तो उसकी सप्लाई वहीं के वहीं है, लेकिन उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर गई तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस इंक्रीज़ कर जाता है। अब हमारे सब्जी वाले एग्जाम्पल में देख लो आप, अगर मैं आपको बोलूँ कि सब्जियों का प्राइस 2-3 दिन में बढ़ने वाला है, तो अब लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों को खरीदना शुरू कर देंगे, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगी। अब इंक्रीज़ कर जाएगी तो जो लोग ज़्यादा भर लेंगे, ज़्यादा खरीद के रख लेंगे, मार्केट में सब्जियों की कमी हो जाएगी, तो अब वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। और जो उसके प्रोड्यूसर होंगे या फिर मैं कहूँ जो लोग बेच रहे होंगे, वो लोगों को पता होगा कि अब मार्केट में सप्लाई कम है, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर लेंगे, और जो है आप लोगों को मजबूरी में जो लोग रह जाएंगे उन लोगों को जो है ज़्यादा प्राइस पर सब्जियाँ खरीदनी पड़ेंगी। तो डिमांड बढ़ी लेकिन सप्लाई कॉन्स्टेंट ही थी, तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर गया। तो सीधा रिलेशन ये होता है डिमांड और प्राइस का, किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ करती है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाती है। अब अगर यही हम उल्टा एग्जांपल लेके चलें, अगर मैं आपको कहूँ कि सब्जियों का प्राइस जो है 3-4 दिन बाद कम होने वाला है,
तो आप लोग क्या करोगे, अभी नहीं खरीदोगे, आप कहोगे अभी थोड़ा थोड़ा खरीद लेते हैं जितनी ज़रूरत है, जितना से काम चल जाए, बाकी जो है 2-4 दिन बाद खरीद लेंगे जब सस्ती होगी। तो हुआ क्या, मार्केट में सप्लाई उतनी है लेकिन लोगों ने खरीदना कम कर दिया, यानी लोगों ने अपनी डिमांड को घटा दिया। अब लोगों ने अपनी डिमांड को घटा दिया लेकिन सप्लाई तो उतनी है, तो डिमांड कम हो गई और ऐसा लगने लग गया कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, जबकि सप्लाई तो कांस्टेंट है। तो डिमांड कम हो गई एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। तो जब डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो मार्केट में ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी सब्जियाँ, क्योंकि कोई खरीदेगा नहीं। तो प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि उसको सस्ते दामों में निकाला जाए ताकि जो है किसी भी तरह से बिक जाए, क्योंकि वो तो ख़राब हो रही है वैसे भी। तो प्रोड्यूसर या फिर जो लोग बेचने वाले हैं वो लोग उसके प्राइस को कम कर देंगे। हुआ क्या, जैसी डिमांड कम हुई वैसी प्राइस कम हो गए, क्योंकि सप्लाई तो उतनी थी। तो अब मार्केट में सामान तो ख़राब होता, अब ख़राब होने से अच्छा प्रोड्यूसर ने सोचा कि उसको सस्ते दामों में निकाल लेते हैं, तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो होता क्या है, जब सप्लाई कांस्टेंट होती है तो उस केस में अगर डिमांड इंक्रीज़ करती है प्रोडक्ट की तो प्राइस भी इंक्रीज़ करता है, और अगर डिमांड डिक्रीज़ करती है तो प्राइस भी डिक्रीज़ करता है। प्राइस और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है, या मैं कहूँ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो समझ में आ गया आपको, तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो जब डिमांड बढ़ जाए एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर दें और मार्केट में सप्लाई कांस्टेंट हो, डिमांड बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आएगा कि डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, क्योंकि एक हद के बाद मार्केट में गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है जबकि सप्लाई तो उतनी है ही नहीं, प्रोडक्ट तो मार्केट में उतना अवेलेबल ही नहीं है। तो जब डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, उस केस में प्राइस राइज हो जाते हैं। और अगर डिमांड डिक्रीज़ कर जाए, यानी डिमांड कम हो जाए, सप्लाई अभी भी कांस्टेंट है लेकिन एज़ कम्पेयर टू डिमांड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मतलब सप्लाई जो है सफिशिएंट है, सप्लाई उतनी है लेकिन आपकी डिमांड कम हो गई, तो आप लोगों ने डिमांड कम कर दी, मार्केट में गुड्स अवेलेबल ज़्यादा हैं। तो डिमांड अगर जब कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, तो गुड्स के प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर जाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, यही बात ऊपर कही गई है 6 पॉइंट में। प्राइस इज डिसाइडेड बाय प्राइस मैकेनिज्म, यानी प्राइस जो है वो डिसाइड होता है मार्केट डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से। फ्री इकोनॉमी के अंदर होता क्या है, व्हेन कंज्यूमर इंक्रीजेस देयर परचेज ऑफ गुड्स, जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देता है, किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में परचेज करना शुरू कर देता है, तो उस केस में होता क्या है, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है लेकिन मार्केट के अंदर सप्लाई उतनी ही होती है। तो सप्लाई उतनी होती है, गुड्स की अवेलेबिलिटी उतनी होती है लेकिन डिमांड बढ़ गई, तो होगा क्या, डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, और जब डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी एज़ कम्पेयर टू सप्लाई तो उस केस में प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, व्हेन द कंज्यूमर इंक्रीजेज देयर परचेज ऑफ गुड्स, कंज्यूमर जब गुड्स को ज़्यादा परचेज करना शुरू कर देगा, डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर देगा, एंड द लेवल ऑफ डिमांड एक्सीड द सप्लाई, और जो लेवल ऑफ डिमांड है वो बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट है, उस केस में होगा क्या, प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएंगे। अब यही अगर इसकी उल्टी सिचुएशन लें तो प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, आप लोगों को जवाब तो मिल ही जाता है सभी आपके डाउट्स का। लेकिन अभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिन स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर नहीं हुई या समझ में नहीं आया, हमारा इसके अगला चैप्टर पूरा डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही है, तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे टाइप्स की डिमांड पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप्स की सप्लाई पढ़ेंगे, दोनों के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखेंगे, दोनों को अच्छे से समझेंगे। मतलब मान के चलो कम से कम 4 से 5 घंटे हम इसी के ऊपर बात करेंगे, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। तो बहुत लंबा डिस्कशन है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अभी आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी बात भी समझ में आई तो काफ़ी है इतना समझना। अब देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी को। प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी बट इट हैज़ अ सेकेंडरी रोल। अब देखो यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म यानी डिमांड और सप्लाई का रोल तो एग्जिस्ट करता है, सीधी बात है। अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों ना हो, अगर लोग किसी चीज़ को खरीदना ही नहीं चाहेंगे, किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं करेंगे, तो उसका प्रोडक्शन ही क्यों करेगी गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं डिमांड तो लोग करेंगे ही करेंगे, गवर्नमेंट लोगों की नेसेसिटी तो है ही कोई ना कोई आइटम, तो डिमांड और सप्लाई का रोल तो आता है यहाँ पर। लेकिन डिमांड और सप्लाई का रोल इस हद तक भी नहीं आता कि सोसाइटी के सोशल वेलफेयर को नेगलेक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का रोल जो है वो सेकेंडरी रोल प्ले करता है, ना कि प्राइमरी रोल प्ले करता है। यानी मेन फोकस यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का नहीं होता, होता जरूर है। अब अगर होगा ही नहीं, लोग डिमांड करेंगे ही नहीं, चाहे वो नेसेसिटी गुड्स की डिमांड क्यों ना हो, डिमांड तो डिमांड होती है, तो लोग डिमांड करेंगे ही नहीं, तो प्रोडक्शन क्यों होगा, किस बात का होगा। तो इसीलिए प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, लेकिन उसका एक सेकेंडरी रोल होता है। सिंस एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज डन अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान। अब होता क्या है यहाँ पर, जो एलोकेशन होता है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का,
यानी जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो प्रोडक्टिव है, जिस रिसोर्सेज से प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, वेस्ट रिसोर्स है, उसके बारे में तो बात करनी बेकार है। तो जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उसका एलोकेशन यानी उसका जो बंटवारा होता है प्रोड्यूसर के बीच, वो एक प्री डिटरमाइंड प्लान के अकॉर्डिंग होता है। और वो प्री डिटरमाइंड प्लान कौन बना के देता है? सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी या फिर जो है उस कंट्री की गवर्नमेंट, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चलाने की पावर किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। तो जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी प्री प्लान्ड होगा, और वो प्री प्लान्ड कौन करके देगा? गवर्नमेंट प्लान करके देगी। और किस बेसिस पे वो प्लानिंग करी जाएगी? सोशल वेलफेयर के बेसिस पे, यानी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, ना कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। तो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए वो प्लानिंग करी जाएगी कि सोसाइटी की ज़रूरतें किस चीज़ की ज़्यादा हैं। तो सीधे सीधे फोकस यहाँ पर सोशल वेलफेयर के ऊपर रहता है। सिंस द एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज डन अकॉर्डिंग टू अ प्री डिटरमाइंड प्लान, द प्राइस मैकेनिज्म एज सच डज नॉट इन्फ्लुएंस दीज डिसीजन। यानी यहाँ पर जो एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का, वो प्राइस मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाता, यानी प्राइस मैकेनिज्म डिसीजन को या उस प्लान को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल कौन सा था? हमने देखे थे चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया भी इसका एक एग्जाम्पल है। इन टूडेज वर्ल्ड देर इज़ नो कंट्री विच इज़ प्योरली सोशलिस्ट। आपको लगता है कि कोई भी ऐसी कंट्री होगी आज के टाइम में जो प्योरली सोशलिस्ट होगी, यानी जिस कंट्री की गवर्नमेंट जो है सिर्फ इसी बात पे फोकस डाल रही है कि किसी तरीके से सोसाइटी का वेलफेयर हो सके? और अगर ऐसा होता तो हर कंट्री के अंदर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती। अगर सभी गवर्नमेंट जो है या सभी कंट्री के अंदर इस बात पे फोकस डाला होता कि सभी को जो है, कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, इस बात पे फोकस कि सभी को जो है मिनिमम रिसोर्सेज प्रोवाइड होने चाहिए, इस बात पर ध्यान दिया जाता, ऐसी कोई भी कंट्री अगर प्रैक्टिकली कोई सोसाइटी के अंदर होती या कोई इस तरीके की इकोनॉमी चल रही होती तो फिर तो अलग ही बात होती। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है आज की दुनिया में, टुडेज़ वर्ल्ड में, तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसको हम कहें प्योरली सोशलिस्ट है, यानी बिल्कुल ही सोशलिस्ट के रूल्स पे चलती है। तो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है। अब हम बात करें अपनी तीसरी इकोनॉमी की, मिक्स इकोनॉमी की। इन अ प्राइवेट सेक्टर प्राइस इज डिसाइडेड बाय द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। मिक्स इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का काम चलता है। तो अगर प्राइवेट ओनरशिप की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर अपने प्राइस को डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यानी डिमांड और सप्लाई के बेस पे। आप देख ही सकते हो पेट्रोल का प्राइस, क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन में हर कोई ये चाहता है कि वो अपने जो है व्हीकल से जाना प्रेफर करता है, तो लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना कम कर दिया। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना कम कर दिया, लोग सोचते हैं कि अपने व्हीकल से जाएंगे ताकि जो है सेफली भीड़ भाड़ से बच के रहें। तो हुआ क्या, सड़कों पे प्राइवेट व्हीकल्स ज़्यादा आ गए, लोग अपने अपनी व्हीकल्स लेकर चलने लग गए। तो इसकी वजह से पेट्रोल या फिर डीजल की डिमांड इंक्रीज़ कर गई। अब डिमांड इंक्रीज़ कर गई तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर गए। हाँ, बीच में कुछ कुछ इंटरनेशनल रेट्स भी जो हैं क्रूड ऑयल के, वो भी इफेक्ट डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्री की खुद की डिमांड भी एक मेजर रोल प्ले करती है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में। क्योंकि अगर प्योरली अगर हम बात करें इंटरनेशनल रेट की, तो उस हिसाब से हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप पुराना डाटा उठा के देख लो, क्रूड ऑयल के प्राइस इससे पहले भी कई बार काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर पेट्रोल या फिर डीजल के प्राइस इतने इंक्रीज़ नहीं करे थे। तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई का एक मेजर रोल आता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करवाने में। तो प्राइवेट सेक्टर अपना प्राइस इसी बात पर देख के डिसाइड करते हैं कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई किस हिसाब से रहे। ऑन दी अदर हैंड इन गवर्नमेंट सेक्टर प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर भी बिजनेस करती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्राइसेस डिसाइड होते हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करके देती है। उसमें मार्केट फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं। गवर्नमेंट जो है सोशल वेलफेयर को ध्यान देगी, जितना जो है एक मैक्सिमम प्राइस होगा या मिनिमम प्राइस होगा वो डिसाइड करेगी और बता देगी गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो कंपनीज़ हैं उनको कि ये प्राइस पे ये सामान को बेचना है या फिर ये सर्विसेज को अवेलेबल करवाना है। द गवर्नमेंट में ऑल्सो फिक्स द प्राइस ऑफ सर्टेन एसेंशियल कमोडिटी विच आर यूज बाय कॉमन मैन। अगर हम बात करें एलपीजी की, जो गैस आपके घर सप्लाई होती है, सिलेंडर सप्लाई होता है, उसका प्राइस कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि वो एक एसेंशियल आइटम है हर कॉमन मैन के लिए, तो उसके प्राइस भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इन इंडिया द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी लाइक डीजल, एलपीजी एक्सेट्रा आर फिक्स बाय द गवर्नमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपने लास्ट पॉइंट को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देयर इज जनरली अ वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर विच मेनली अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता क्या है, प्रोड्यूसर का मेन मोटिव है सिर्फ प्रॉफिट।
तो वो नेगलेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं एक ऐसी सोसाइटी को या फिर एक ऐसे पोर्शन ऑफ पीपल्स को जो गरीब हैं, जिनके पास एक सफिशिएंट रिसोर्स नहीं है। ऐसी इकोनॉमी के अंदर जो है अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा गैप खड़ा हो जाता है अमीर और गरीब के बीच में, और वो उसका मेनली कारण होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या मैं कहूँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो लोग के पास पैसा ज़्यादा है वो लोग ही काम कर पा रहे हैं, वही लोग प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, वही लोग दोबारा से प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, दोबारा इनकम कमा पा रहे हैं। और जो गरीब हैं वो उनके पास तो इतने मिनिमम रिसोर्सेज ही नहीं है कि उनके बारे में कोई सोच सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगलेक्ट होता है एक ऐसी सोसाइटी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकती या फिर उनके पास उतना सफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्सेज नहीं है। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है एंड प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू मेंटेन सोशल जस्टिस। अब यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, सभी को ध्यान में रखते हुए इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है या फिर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और एक ऐसा प्रोविज़न बनाया जाता है ताकि जो है सभी सोसाइटी के मेंबर को, सभी सोसाइटी के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और सोशल जस्टिस मेंटेन हो सके। अब अगर बात करें हम मिक्स इकोनॉमी की, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, यहाँ पर फोकस करा जाता है कि इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ को रिड्यूस किया जाए, यानी सबको इक्वली वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो। एंड क्लास स्ट्रगल इज़ वन ऑफ द एम ऑफ मिक्स इकोनॉमी। और दूसरी बात ध्यान में रखी जाती है कि जो क्लास स्ट्रगल है, यानी एक बिलो द पॉवर्टी लाइन क्लास है, एक मिडिल क्लास है और दूसरा अपर क्लास है, तो तीनों के बीच स्ट्रगल कम से कम हो और तीनों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से जो है रूल्स और रेगुलेशन क्रिएट किए जाएँ ताकि जो है सभी को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये मैंने तीनों इकोनॉमीज़ के फ़ायदे और नुकसान बता दिए। अब एक पॉइंट और जो रह गया है, जो मुझे अभी ध्यान आ रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं। तीनों इकोनॉमीज़ के बीच अगर मैं फ़ायदे बताऊं या फिर नुकसान बताऊं एक लाइन में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फ़ायदा, आप डिमांड और सप्लाई पे ज़्यादा ध्यान दोगे, इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करके ला रहे हो। कंट्री के अंदर प्रोड्यूसर का फोकस यही है कि ऐसे गुड्स बनाए जाएँ जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा हो सके। अब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होगा तो कंट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होगा, और कंट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होगा तो कंट्री की जीडीपी इंक्रीज़ करेगी, कंट्री का ग्रोथ ज़्यादा होगा। ये इसका फ़ायदा हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। जीडीपी तो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नुकसान है, और वो नुकसान क्या है, जो गरीब लोग हैं या फिर जो इनकैपेबल लोग हैं, जो इस लायक नहीं है कि वो लोग सोसाइटी के अंदर अपना एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें, उन लोगों को नेगलेक्ट किया जाता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, सोशलिस्ट इकोनॉमी के फ़ायदे, यहाँ पर जो है सोशल वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता है, तो सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अब इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सोशल वेलफेयर पे ध्यान दिया जाएगा, तो प्रॉफिट पे कम ध्यान दिया जाएगा। अब प्रॉफिट पे कम दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम जो है अपने देश के जीडीपी के साथ या फिर मैं कहूँ ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इसके अपने फ़ायदे हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में के अंदर जो है सभी लोगों पे एक बराबर ध्यान दिया जाता है, सोशल वेलफेयर प्रमोट होता है। लेकिन नुकसान भी है कि कंट्री की ग्रोथ पे इफेक्ट आता है और कंट्री की ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती है। अब अगर मैं बात करूँ मिक्स इकोनॉमी की, मिक्स इकोनॉमी का कहानी बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर जो है सोसाइटी का बेनिफिट भी देखा जाएगा, साथ के साथ जो है कंट्री की ग्रोथ भी देखी जाएगी। तो इसमें कोई फ़ायदा कोई नुकसान हम कह नहीं सकते, इसमें तो दोनों के फ़ायदे ही इन्वॉल्व हो गए। अब मिक्स इकोनॉमी के अंदर सिर्फ एक ही नुकसान है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हो रहा है या फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हो रहा है। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हो गया तो भी नुकसान है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हो गया तो भी नुकसान है। और वो नुकसान क्या है आप लोगों को अच्छे से पता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या नुकसान होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या नुकसान होता है। तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर जहाँ भी बैलेंस बिगड़ा, इधर या उधर दिक्कत आएगी। तो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे तीनों इकोनॉमीज़ के बारे में। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है या बच जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट पूछ सकता है। कोई भी सवाल है, कोई मन में कन्फ्यूज़न है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, दोनों का ही फीडबैक जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देंगे। उसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करें ना करें, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा रिव्यू देंगे, आप लोग बस क्लास देखते हैं और निकल जाते हैं, कमेंट सेक्शन में उसका फीडबैक भी दिया कीजिए ताकि जो है जिससे हमें समझ में आ सके कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, क्लास पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। तो सभी लोग जो स्टूडेंट्स इन क्लास को देखेंगे वो जो है इसका फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। और
आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट पूछिए, कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो आप सवाल कीजिए, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बात, क्लास देखिए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्लास पसंद आए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए, जो चाहे वो कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपना रिस्पांस जरूर दीजिए ताकि हमको इससे क्लियर हो सके कि आप लोग आखिर आगे क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, जितना हो सके आप उतना ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि इस चैनल पर जो है क्लासेस चल रही हैं और अवेलेबल करवाई जाती हैं, तो उतना ही ज़्यादा जो है हमारे चैनल को ग्रोथ मिलेगी, और जितना ग्रोथ मिलेगी उतना ही हम आपके लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। बाकी अब मिलते हैं अपनी एक नई क्लास के साथ।